नमस्कार साथियों, मैं श्रवण दुबे और आज की बात करूंगा मैं यूएसए के उस पॉलिसी के बारे में जिसके तहत यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25% का टैरिफ लगाया इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर और बाद में आज फिर से 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया। इस बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे नैरेटिव्स चलाए जा रहे हैं, फेक नैरेटिव्स चलाए जा रहे हैं और यह बताया जा रहा है कि यूएस ने भारत को तो बिल्कुल ही ठेंगा दिखा दिया और भारत यूएस को उस तरह का जवाब नहीं दे पा रहा है जैसे प्रेसिडेंट ने जवाब दिया। इनफैक्ट ये वही लोग हैं जो इस तरह के नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जो भारत और यूएस के संबंधों को एक नए लो की तरफ ले जाना चाहते हैं। वैसे ये संबंध लो की तरफ तो ऑलरेडी जा रहा है, लेकिन इस लो के तरफ जाने में कुछ संकेत छुपा हुआ है क्या हमारे भविष्य के लिए। अब ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है यूएस के तरफ से, प्रेसिडेंट ट्रंप के तरफ से, तो आप इतना समझें कि वो आदमी ही सो हाईली इरैटिक, सो रैंडम कि जिस एलन मस्क ने उसके लिए खरबों रुपए खर्च कर दिए चुनाव में उसे जिताने के लिए, जब वो उसका नहीं हुआ तो भारत का क्या होगा और किसी और का भी क्या होगा। उसे खुद ये पता नहीं कि उसके यहां हो क्या रहा है। तो मैं शुरुआत करूं पहले कि ये स्थिति बिगड़ने की शुरुआत हुई कहां से। जैसा कि आप सब जानते हैं 3 साल लगभग हो चुका है रसिया एंड यूक्रेन वार के शुरू होके और ये अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इस वार में कई बार लोगों को लगता है कि नुकसान रूस का हो रहा है। बहुत सारे प्लेन्स, ड्रोन्स, उसके जो फैक्ट्रीज हैं, दे आर वर्किंग ओवर टाइम राउंड द क्लॉक। कुछ लोगों को लगता है कि यूक्रेन तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया, अब उसे वापस फिर से वही यूक्रेन बनना है तो 50 और साल लगेंगे। लेकिन सच देखा जाए तो जो फाइनेंस के जानकार लोग हैं, जो वित्तीय जानकारी रखते हैं और इसकी विवेचना करते हैं डीप में जाके, उनका ये कहना है कि इस युद्ध में नुकसान रूस का तो हो रहा है, यूक्रेन का तो हो गया, इसके अलावा इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है यूएसए का और इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है यूरोप का। यूक्रेन की तो हालत यह है कि न वो नाटो में जा पाया और न ही रूस के साथ रह पाया, न ही उसका भूभाग बच पा रहा है। और इस युद्ध के बारे में जो असली तस्वीर निकल के आ रही है वो कुछ इस तरह का है। यूक्रेन तबाह हो चुका है, नाटो को जो देना था अस्त्र शस्त्र वो दे चुका, अब इनके भी आयुध शस्त्र खाली हो चुके हैं, इनके पास अब कुछ है नहीं देने के लिए। और एक और बात, जितना भी पैसा दिया इन्होंने, जितना भी वॉरफेयर मटेरियल दिया इन्होंने, उसकी वापसी अगर इनको लगता है कि यूक्रेन किसी दिन सूद समेत कर देगा तो सूद तो क्या, खैर इनको कुछ भी मिलने नहीं वाला है, क्योंकि यूक्रेन के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। ये हालात हो गया है यूक्रेन का। तो इन हालात में नुकसान यूरोप का ही है और स्थिति अब यह है कि रूस यूक्रेन से न लड़के सीधा सीधा नाटो से लड़ रहा है। यही कारण है कि यूएसए हमेशा से इंडिया के ऊपर दबाव ये बना रहा है कि तुम लड़ाई किसी तरह से खत्म कराओ। वैसे ये भाई साहब जो हैं ट्रंप, ये 2 दर्जन बार ये दावा कर चुके हैं कि मैंने युद्ध विराम करा दिया, 2 हफ्ता में करा दूंगा, 1 हफ्ता में करा दूंगा। इनके दावे ईरान के बारे में भी थे, इनके दावे इजराइल के भी बारे में थे, इनके दावे भारत और पाकिस्तान के बारे में भी थे।
पर ये आदमी कहता कुछ और है, करता कुछ और है, इसे खुद कुछ पता नहीं। इलेक्शन तो जीत गया धनबल बाहुबल के आधार पे। आपको याद होगा पिछली बार जब इलेक्शन जो बाइडेन जीते थे तो ये आदमी राष्ट्रपति भवन खाली नहीं कर रहा था। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि तो भारत इतनी दोस्ती क्यों कर रहा था इसके साथ। दोस्ती का तो ये है कि एवरीथिंग इज प्रोफेशनल ऑन दैट लेवल। whoever he is in USA, either Trump or Joe Biden or anybody else, इंडिया को अपना संबंध बना के रखना होता है और ऐसे ही है। क्योंकि ऐसे भी जो वर्ल्ड का ट्रेड है ना, ये इट इज मोर देन 24 ट्रिलियन डॉलर्स, और उस 24 ट्रिलियन डॉलर में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। और अगर बहुत कम इन द सेंस लेस देन 2%, और अगर यहां पे इंडिया रूस अमेरिका के साथ ट्रेड न भी करे तो भी देयर इज अ लेस देन 2% ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो बाकी का जो क्षेत्र है पूरा दुनिया, ये भारत के लिए खुला है। भारत अभी भी अगर अपने आप को सही तरीके से अपने स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करे, वीकनेस को वीकन करे, तो आज भी ये संभव है कि इंडिया जो सोच रहा है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनने का, वो बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। और ये ट्रम्प के बाप के रोकने से भी नहीं रुकने वाला है। भारत जो युद्ध हो रहा है, अमेरिका के जो रोने गाने और भारत के ऊपर टैरिफ लगाने का एक और कारण भी है कि भारत जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रूस का, उसमें डॉलर छापे जा रहा है और छापना चाहिए भी। 2-3 मोटे मोटे कारण मुझे समझ में आता है। पहला कारण तो ये तेल वाला ही है कि भारत रूस से क्रूड ले रहा है, अपने यहां उसको रिफाइन कर रहा है और रिफाइन करके सारे देशों में बेच रहा है, इंक्लूडिंग सम यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो। तो यूएस को ये देखा नहीं जा रहा है कि भारत इस युद्ध के मतलब आपदा जो है नाटो और रूस के बीच में, उसको अवसर में कैसे तब्दील कर रहा है, तो ये भाई साहब को देखा नहीं जा रहा है। दूसरा ये है कि रिफाइनरी के पैसे के अलावा जो हथियार हैं, आयुध जो दुनिया में बनते हैं, जहां जहां कुछ देश हैं जिनका पूरा का पूरा इकोनॉमी इस बात पे टिका हुआ है कि दुनिया में युद्ध होता रहे और अपने वारफेयर मटेरियल बेचते रहे और इनका इकोनॉमी चलता रहे और इनकी देश की मंदी दूर हो सके। ये एक बार मैंने पहले भी कहा था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसका तात्कालिक कारण जो भी बताया जा रहा हो, पर विशुद्ध कारण था ये मंदी। यूरोप अमेरिका में जो मंदी जब भी छाती है इनके यहां मंदी, तब भी ये ऐसा ड्रामा करते हैं। तो अभी रूस युद्ध में फंसा है, वो दूसरे देशों को हथियार बेच नहीं पा रहा है, और जिन देशों की तरफ दुनिया के बाकी देश हथियार के लिए देख रहे हैं उनमें से भारत एक प्रमुख देश है। अमेरिका के हथियार बहुत महंगे हैं, वो सोर्स कोड कभी नहीं देता, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कभी नहीं करता, रूस के पास हथियार उपलब्ध है ही नहीं, और चीन के हथियार हैं अति अविश्वसनीय, चले तो चांद तक और नहीं तो शाम तक। तो ऐसे में मेड इन इंडियन हथियार जो है वो अभी लग रहे हैं सबसे टिकाऊ। कई ब्रह्मोस, पिनाका, आकाश, तेजस और अब तो AK-203 भी। तो भारत बन गया है या बनने वाला है हथियारों का एक बड़ा निर्यातक। कई मिसाइल सिस्टम भी हैं, कई डिफेंस रेडार हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, मेड इन इंडिया हेलमेट्स है एंड पैरामिलिट्री के साजो सामान है। पाकिस्तान को जो ट्रेलर दिया अभी अभी इंडिया ने, वो पूरी दुनिया ने देखा। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से यूएस को लग रहा है कि हमारी चौधराहट धीरे धीरे कम हो रही है। एक और कारण यह है कि यूएस ये चाहता है कि भारत उसका तथाकथित स्टेल्थ, ऐसे सो कॉल्ड स्टेल्थ F-35 वो खरीद ले, जो रशियन से हम वो खरीदते रहे हैं फाइटर प्लेन्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग, Su-7, N-12, N-32, Su-30, मिग सीरीज पूरा, MiG-21, 23, 25, 27, 29। तो ये
बर्दाश्त नहीं हो रहा यूएस को। वो चाहता है कि F-35 हम खरीद लें, और वो भी बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के, बिना सोर्स कोड के, और ये एक्सकेलेटेड प्राइस पे, प्राइस बहुत ज्यादा होगा। ये आदमी मागा नहीं बना रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं बना रहा है, ये आदमी बना रहा है माडा, मेक अमेरिका डिजास्टर अगेन। दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग, एंड इवेंचुअली ही विल डू दिस। अगर ये और रह गया ना कुछ साल, तो ये माडा बनाएगा, मेक अमेरिका डिजास्टर अगेन। डिजास्टर मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे अमेरिका का, तो अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहैब्स थे वो थे रेड इंडियन, और जब वहां पे कोलंबस इवेंचुअली पहुंचा तो 10 लाख रेड इंडियन को मार के उनकी लाश पे खड़ा हुआ देश है अमेरिका। इट वॉज अ डिजास्टर एंड इट विल बी अ डिजास्टर इफ द पर्सन लाइक डोनाल्ड ट्रंप परसिस्ट फॉर फ्यू मोर ईयर्स। 25% लगाए, 50% लगाए, जो भी टैरिफ लगाना हो लगा दें। आपको याद है 60s में लाल बहादुर शास्त्री ने खुद ही सप्ताह में एक दिन फास्ट करने का निर्णय लिया था, और बाकी इंडियंस को भी ये बता दिया था कि हम अपना समस्या खुद दूर करेंगे, हम सक्षम हैं। आज भी ये हो सकता है। इनफैक्ट ये एक आपदा में अवसर वाली बात है। ये 50% का टैरिफ, इवेंचुअली इट विल कम डाउन टू सम 15, 16, 18% टाइप, बट ये टैरिफ पड़ेगा महंगा यूएस को। अभी देखिए कल का एक इंटरव्यू में यूएस के प्रेसिडेंट को ये तक नहीं पता कि जो फर्टिलाइजर अमेरिका खरीद रहा था रूस से, वार शुरू होने के बाद से, मेरा मतलब है पिछले 3 सालों में, वो फर्टिलाइजर लगभग डबल इंपोर्ट कर रहा है अमेरिका रूस से। मतलब रूस के इकोनॉमी को सबसे ज्यादा बढ़ावा तो यूएस दे रहा है, और इंडिया पे टैरिफ इसलिए लगा रहा है कि तुम रूस से तेल खरीद के, क्रूड खरीद के, उसको रिफाइन करके और पैसे कमा रहे हो, दूसरे देशों में सस्ते बेच रहे हो। व्हेयरएज इनफैक्ट एक तरह की धमकी है। इसका बात अब कोई सुनता तो है नहीं, ईरान सुना नहीं, रूस सुना नहीं, जेलेंस्की तक इसको रगड़ के आ गया इसी के सामने, इसी के देश में, इसी के व्हाइट हाउस में। तो अब ये इंडिया के ऊपर दादागिरी चलाने को चला है। लेकिन ये आज का भारत है, और आज का भारत, वो पिक्चर थी ना, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं किसी के सामने, और यूएस के सामने तो बिल्कुल नहीं। एक दरवाजे बंद होते हैं, दर्जनों दरवाजे खुलते हैं। अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा लग चुकी है, चाइना के लिए भी और रूस के लिए भी, और ये आदमी अपना सिर और पटकेगा। एलन मस्क ने भी एक वहां पे नया पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर दिया है, इसकी झुंझलाहट और बढ़ेगी। और पाकिस्तान में जो इसका इंटरेस्ट है वो तो ये सिंपल है कि इसके बेटे का एक क्रिप्टो करेंसी का जो कंपनी है, वो उसके लिए पाकिस्तान को एक हब बनाना चाहता है। ये बिल्कुल सेल्फ सेंट्रिक आदमी है, व्यक्तिगत बिजनेस के चक्कर में ये अभी दुनिया में और परेशानी खड़ा करेगा। ऐसे लोगों का एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे कुछ साल पहले तक ये परसेप्शन था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इज सपोज टू बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ। ये परसेप्शन ये आदमी बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, और आप इसको समझें, इसको साझा करें, इसको डिस्कस करें, और इस बात पर डिस्कशन जरूर होना चाहिए। आज का मेरा ये वीडियो भी इसी बात के लिए था कि इंडिया मस्ट प्रूव इटसेल्फ अगेंस्ट द चौधराहट ऑफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। आप साझा करें। और मैं कई बारी प्रिपरेशन के साथ नहीं बोलता हूं, कई बारी नहीं बल्कि हर बारी तो मैं एक्सटेम्पोर ही बोलता हूं। माय वर्ड्स में गो हियर एंड देयर, गो हेवाई, तो काइंडली बेयर विथ मी। और नया चैनल है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साझा करें। धन्यवाद साथियों, आपके सहयोग की अपेक्षा में। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम।